दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। पिछली वीडियो में हमने ब्लड हाउंड्स के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे जो कि बहुत ही धमाकेदार थे। इस सीरीज में रॉकी और टोनी नाम के 2 नीडर लड़के हैं जो अपने मुक्कों की ताकत से कर्ज वसूलने वाले शिकारी कुत्तों का सफाया करना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि ये 2 वर्सेस पूरी गैंग की फाइट है। इस सीरीज में इमोशंस भी है, क्राइम भी है और धमाकेदार एक्शन भी है, इसलिए बिना स्किप किए कहानी को पूरा देखना। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले उसको देखना, फिर आप ये वीडियो देखे बिना रुक ही नहीं पाओगे। 5th एपिसोड में हम देखते हैं गुंडों की एक और कार वहां पर आकर रुक जाती है। फिर वो सभी गुंडे मिलकर टोनी और नीली का पीछा करने लगते हैं। उन दोनों के पास वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लोग तेज नहीं भाग पाते। इसलिए नीली कहती है कि बैग को यहीं पर छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। फिर वो दोनों ही सोने वाले बैग्स को वहीं पर छोड़ देते हैं और भागकर रॉकी की कार में जाकर बैठ जाते हैं। फिर रॉकी वहां से कार भगा लेता है और इस तरह से तीनों ही गुंडों से बच जाते हैं। फिर वो इस बारे में शाका को भी बता देते हैं कि हमने सेफ से निकाला हुआ सारा माल वहीं पर छोड़ दिया। फिर शाका ये बात मिस्टर चे को बताता है और बताता है कि उन्होंने एक गुंडे को बुक स्टोर में ही बंधा छोड़ दिया, अब क्या करें। फिर मिस्टर चे कहते हैं कि अगर कोई इंसान गैर कानूनी काम में घायल होकर हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इसलिए मैंने एक हॉस्पिटल से डील की हुई थी कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। जरूर डैनी ने भी किसी हॉस्पिटल से डील की होगी। फिर शाका कहता है कि मैं शेरा को भेजता हूँ, वो बाइक से जल्दी पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ ब्योम को भी होश आ जाता है और फिर वो अपने हाथ पैर पर बंधी हुई जिप टाई को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। फिर उसके जाते ही वहां पर शेरा भी पहुंच जाता है और चुपके चुपके ब्योम का पीछा करने लगता है ताकि डैनी के हॉस्पिटल का पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ जब तीनों बचा हुआ पैसा लेकर मिस्टर चे के घर पहुंचते हैं तो शाका उनका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो और कल मेरे रेस्टोरेंट में आ जाना। फिर नीली अंदर जाकर मिस्टर चे से माफी मांगती है कि हमें सेफ का सारा पैसा वहीं पर छोड़ना पड़ा, लेकिन चे कहते हैं कि अगर तुम लोग ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, पैसे तो यूं ही आते जाते रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जब ब्योम को डैनी के हॉस्पिटल में लाया जाता है तो शेरा को भी डैनी के हॉस्पिटल का पता चल जाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब ये बात डैनी को पता चलती है कि ब्योम हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो वो अपने आदमियों को कहता है कि पता लगाओ जिस कार में वो तीनों भागे थे वो किस एड्रेस पर पहुंची है। रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज छान मारो, जिसको जितना भी पैसा खिलाना है खिलाओ, मुझे बस वो एड्रेस चाहिए क्योंकि मुझे ये जानना है कि क्या ये एड्रेस मिस्टर चे का है। फिर डैनी किम जून को बाहर जाने के लिए कहता है और पार्क से पूछता है कि उन लोगों ने ब्योम को जिंदा छोड़ दिया, इसके पीछे उनका क्या कारण हो सकता है। पार्क कहता है कि शायद वो लोग उसका पीछा करना चाहते होंगे। डैनी कहता है एग्जैक्टली, एक काम करो, हॉस्पिटल में अपने आदमियों को हथियार लेकर तैनात कर दो और किम जून पर भी नजर रखो क्योंकि वो कमजोर आदमी है, वो अपने इमोशंस छुपा नहीं पाता, कोई भी उसका चेहरा पढ़ सकता है। अब चे जरूर शेरा को भेजेगा क्योंकि वो बाइक पर दूर दूर तक जा सकता है। अब उसके रास्ते ब्लॉक करो और उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर नेक्स्ट डे जब रॉकी मिस्टर चे के पास जाता है तो वो कहते हैं बेटा, जो पैसे मैंने तुम्हें 2 साल की सैलरी के रूप में दिए थे वो अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि कल तुम स्टोर से मेरा जितना भी रुपया बचा कर लाए हो ये उसका बोनस समझो। आज के बाद मेरा तुम पर कोई भी उधार नहीं है। अब तुम अपनी माँ को साथ लेकर एक अच्छी सी जगह पर कैफे शुरू कर लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। लेकिन रॉकी कहता है कि मैं इतनी जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, जब तक डैनी पकड़ा नहीं जाता मैं आपके साथ ही रहूंगा। फिर चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रॉकी, टोनी और नीली शाका के रेस्टोरेंट में जाते हैं और पूछते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। शाका कहता है कि हमें सबसे पहले डैनी के उस खास आदमी जंगली बिल्ले को पकड़ना होगा क्योंकि वही तो है जो डैनी का फैलाया हुआ रायता साफ करता है। हम उससे उन लाशों के बारे में भी पूछेंगे जो वो ठिकाने लगाता है ताकि स्माइल कैपिटल को खत्म किया जा सके। इतने में वहां पर शेरा भी आ जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या कमाल के फाइटर हो, तुम लोगों ने उस दिन 50 आदमियों की क्या धुलाई की, देखकर मजा ही आ गया। फिर वो उन तीनों को सलाह देता है कि अब से सारा काम हम खुद संभालेंगे, तुम लोग डैनी से दूर रहना क्योंकि अगर तुम पर पुलिस केस हो गया तो तुम्हारा बॉक्सिंग करियर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन रॉकी कहता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा क्योंकि लड़ने के अलावा मुझ में कोई और काबिलियत नहीं है।
इसलिए मैं चेसर के लिए ही लड़ूंगा। फिर शाका अपना प्लान बताता है कि हम ब्योम और किम जुन पर एक साथ हमला करेंगे। इसमें खतरा तो है, लेकिन बस एक यही तरीका है जीतने का। फिर शाका कहता है कि रॉकी और टोनी मेरे साथ हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन नीली कहती है कि मैं शेरा के साथ जाऊंगी, मुझे बाइक भी चलानी आती है। शेरा पूछता है तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? नीली बताती है कि बजाज प्लेटिना। फिर शेरा कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, और फिर वो नीली को साथ लेकर सुपर बाइक दिलाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शाका रॉकी और टोनी को चाकू चलाना सिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि हमारे तो मुक्के ही बहुत हैं। फिर शाका उसको समझाता है कि चाकू चलाना आ गया तो तुम चाकू चलाने वाले के दिमाग और नेक्स्ट मूव को भी समझ सकोगे। दूसरी तरफ शेरा नीली को एक बढ़िया सी बाइक दिलाता है और फिर उस पर बैठकर एक हाथ से कैसे वार किया जाता है ये भी सिखाता है। अब काफी मेहनत करने के बाद उन तीनों को चाकू चलाने आ जाते हैं। फिर शाका रॉकी और टोनी को साथ लेकर हॉस्पिटल के बाहर नाका लगा लेता है और सही समय आने का इंतजार करता है ताकि वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर जा सकें। दूसरी तरफ शेरा और नीली एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं और किम जुन का इंतजार करने लगते हैं। तभी शाका रॉकी और टोनी को समझाता है कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल से भागने के लिए कहूँ तो मेरे बारे में बिना सोचे भाग जाना, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ और वैसे भी आज के बाद हम कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे। तभी कुछ देर बाद पहरा दे रही नीली शेरा को बताती है कि किम जुन आ गया है और वो अलर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही किम जुन अपनी कार पार्क करके बाहर निकलता है तो शेरा उसका गला काट देता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है एक कार में बैठे गुंडे उसको ठोक देते हैं, जो कि पहले से ही उसका वहां पर इंतजार कर रहे थे। फिर वो शेरा को खूब पीटते हैं और उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगते हैं, लेकिन इतने में वहां पर नीली भी आ जाती है और उन तीनों में से एक आदमी को ठिकाने लगा देती है। फिर मौका मिलते ही शेरा बाकी के दोनों आदमियों को ठोक देता है और वहां से निकलने के बाद वो लोग शाका को भी बता देते हैं कि हमारा काम हो गया है। तभी शाका रॉकी और टोनी को भी हॉस्पिटल के अंदर चलने के लिए कहता है और जैसे ही वो लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो उनकी नजर पार्क पर पड़ जाती है। अब इससे पहले कि पार्क ऊपर पहुंच पाता वो तीनों भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और पार्क को धर दबोचते हैं, लेकिन उसके दवाई वाला पैकेट वहीं पर गिर जाता है। फिर हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर उसको देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी टोनी उसको पीट देता है। फिर वो सब पार्क को पीटते हुए वहां से नीचे ले जाते हैं और बेहोश करके एक व्हील चेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में वो सब शेरा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर शेरा उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर शाका रॉकी और टोनी को कहता है तुम जाकर नमक वाला पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। इतने में शाका के पास मिस्टर चे का फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, तब तक तुम पार्क की खातिरदारी करो और रॉकी, टोनी और नीली को भी ये सब कुछ देखने देना, तभी वो कुछ सीखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सिक्योरिटी रूम में जाकर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि 3 बंदे आकर पार्क को घसीटकर बाहर ले गए। फिर डैनी कहता है कि मुझे बिल्डिंग के सामने लगे सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ, लेकिन उसका एक्सेस तो पुलिस के पास था। फिर डैनी पूछता है किम जुन कैसा है। उसका आदमी बताता है कि जिंदा है, लेकिन अब तक होश में नहीं आया। दूसरी तरफ रॉकी और टोनी नमक वाला पानी बनाकर शाका के पास ले जाते हैं। शाका कहता है कि तुम सब अब यहीं पर रुककर देखोगे कि हम क्या करते हैं और ये चे सर का हुक्म है। फिर वो पार्क के पट पर एक मशीन से घाव कर देते हैं और फिर उसके ऊपर नमक लगा देते हैं। फिर शेरा उसके दूसरे पट पर भी ऐसा ही करता है और शाका नमक लगा देता है, जिसके कारण पार्क तड़प उठता है, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलता। ये सब देखकर नीली को उल्टी आ जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले ये सब होता हुआ नहीं देखा था। इतने में वहां पर चे भी आ जाते हैं। फिर चे रॉकी से वादा लेते हैं कि अगर हम सब का डैनी के लोगों के साथ आमना सामना हो गया और मुझे कुछ हो गया तो तुम वादा करो तुम सबको बचाओगे। रॉकी कहता है मरते दम तक सर। फिर वो चे को पार्क के पास ले जाता है। सबसे पहले वो पार्क की टेप हटाने के लिए कहता है और फिर वो उसको समझाता है कि डैनी के लिए काम करने वाले सभी लोगों में से तुम ही उसको सबसे ज्यादा समझते हो। बाकी के चमचे तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि डैनी को ऐसा करवाना आता है, लेकिन तुम उसके चक्कर में कैसे पड़ गए? ओ, अब समझा। तुमने ये सोचा कि टाइम आने पर तुम उसका सारा पैसा लेकर विदेश भाग जाओगे। अब अगर मैं तुम्हारी इस हालत में खींची हुई फोटो डैनी के पास भेज दूं और कहूं कि तुमने उसकी सारी पोल खोल दी, तो वो मुझ पर 1 मिनट में विश्वास कर लेगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी हालत ही ऐसी है।
फिर वो अपने तेज दांत वाले कुत्तों को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा और तुम्हें सफाई देने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद भी पार्क कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर चे उसको कहता है कि तुम मुझे उसके सारे काले कारनामों के बारे में बताओ और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा देकर विदेश भेज दूंगा, एक ऐसी जगह पर जहां पर जीते जी तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। ये बात सुनकर पार्क पूछता है कितने पैसे दोगे। चे कहते हैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दूंगा। फिर शेरा उसको जैकेट पहनाकर मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर देता है। फिर पूछने पर पार्क बताता है कि मैं डैनी के पास पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं उसके हर गुनाह को पुलिस से बचा कर रखता हूँ और कभी कभी मैं और ब्योम छोटे मोटे किस्से भी सुलझा देते हैं, जैसे कि किसी को टपकाना हो। लेकिन बड़े मामलों के लिए डैनी किम सर्विस कंपनी ही यूज करते हैं। जैकी की वीडियो भी हमने ही बनाई थी ताकि उसको ब्लैकमेल करके उसकी बिल्डिंग में कैसीनो बनवा सके और बाद में उसको हथिया सके। आज तक मैंने इसी तरह के 50 लोगों की वीडियो बनाई होगी ताकि डैनी उनको ब्लैकमेल करके पैसा बना सके। ये सारा डेटा डैनी के बेडरूम में रखी हुई सेफ के अंदर एक हार्ड ड्राइव में स्टोर है। वो सेफ बहुत ही एडवांस है, जर्मन टेक्नोलॉजी वाली, जो उसके हाथ की नस स्कैन करके ही खुलती है और कुछ भी गड़बड़ होने पर वो कहीं से भी अपने फोन के जरिए उस सेफ में आग लगा सकता है। फिर शाका पूछता है कि ये किम सर्विस वाले कौन है और उनके पास कितने आदमी हैं। पार्क बताता है कि उनके पास 30 लोग होंगे और जरूरत पड़ने पर और भी आ जाते हैं। उनका बॉस जंग नाम का एक बंदा है जो कि पहले मिक्स मार्शल आर्ट का फाइटर हुआ करता था, लेकिन एक फाइटर को रिंग में जान से मार देने के कारण उसको बैन कर दिया गया। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। फिर चे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस बुला देता हूँ जो तुम्हें मेरे दोस्त के हॉस्पिटल में ले जाएगी। तुम वहां पर जाकर आराम करो और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। फिर शाका उसको धमकी देता है कि तुम किसी से कोई भी बात नहीं करोगे वरना डैनी तो तुम्हें मारेगा ही, उससे पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर जाते जाते चे पूछते हैं कि डैनी ने अपना सोना कहां पर छुपा रखा है। पार्क बताता है कि सोने के बारे में सिर्फ ब्योम को ही पता है, लेकिन वो मर जाएगा अपना मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि डैनी उसको अपना भाई मानता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं डैनी जैकी को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन डैनी के आने से पहले ही जैकी अपने पुलिस वाले कजन विक्टर को फोन करके बता देता है कि मैं डैनी से मिलने आया हूँ। फिर विक्टर कहता है तुम फोन मत काटना, बस टेबल पर रख दो, मैं सुनना चाहता हूँ कि वो तुमसे क्या चाहता है। लेकिन जब डैनी वहां पर आता है तो वो उसका फोन उठाकर देख लेता है कि विक्टर कॉल पर है, इसलिए वो जैकी का हाथ मरोड़कर विक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें एक बाइक का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे पता करके दो कि वो बाइक किसकी थी और कहां पर गई, क्योंकि उसने मेरी ही पार्किंग लॉट में मेरे ही आदमी का गला काट दिया। तुम्हारे पास पूरे 5 घंटे हैं, अगर काम नहीं हुआ तो जैकी का कपड़े उतारने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर जाने से पहले डैनी जैकी का फोन अनलॉक करवाकर उसको अपने साथ ही ले जाता है। दूसरी तरफ जब रॉकी और टोनी शेरा और शाका के साथ घर पर जा रहे थे तो टोनी पूछता है कि अगर डैनी ने उस बिल्डिंग के ऊपर कैसीनो खोल भी दिया तो इससे हमें क्या नुकसान है। फिर शेरा समझाता है कि अगर कैसीनो खुल गया तो लोग पागलों की तरह जुआ खेलेंगे और हार गए तो उनको और बड़े लोन की जरूरत पड़ेगी। फिर डैनी की स्माइल कैपिटल उन लोगों को मोटे ब्याज पर लोन देगी। इस तरह वो अपने दोनों कामों को एक साथ जोड़ना चाहता है। उसके पास पैसों की नदियां बह जाएंगी और इस शहर के लोग गरीब होते जाएंगे। फिर डैनी की गुंडागर्दी और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ चे नीली को कहते हैं कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम दोनों रॉकी और टोनी को साथ लेकर रोम घूमने जाएंगे। मैं हमेशा से ही वहां पर छुट्टियां मनाना चाहता था। फिर वो शेरा और शाका को फोन करके अपने घर पर ड्रिंक करने के लिए बुला लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी ने किम सर्विस से 30 गुंडों को बुला रखा था जो कि लड़ाई में एकदम माहिर थे और जरूरत पड़ने पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। वो खुद भी लड़ाई के लिए रेडी हो रहा था। वो अपने जूतों में भी चाकू लगा लेता है ताकि पैर से भी हमला कर सके और खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है ताकि चाकू के किसी भी वार का उस पर असर ना हो। दूसरी तरफ जैकी का भाई विक्टर जो कि पुलिस वाला था सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। इतने में वो चारों भी मिस्टर चे के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। चे कहते हैं कि डैनी की जो हार्ड ड्राइव है
जरूर उसके अंदर जैकी की भी कोई ना कोई वीडियो होगी, तभी तो वो डील करने के लिए मान गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हमें उसके साथ हाथ मिलाना होगा। इसके लिए हमें उस हार्ड ड्राइव को ढूंढना होगा। फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन रॉकी बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। दूसरी तरफ जैकी भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसलिए वो अपने भाई को फोन करके कहता है, भाई तुम 3 बजे तक उनका पता लगा तो लोगे ना। विक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी तो मैं उसके प्रेशर में आकर काम कर रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा साले की गर्दन उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ दारू पार्टी खत्म होने के बाद रॉकी टोनी को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने भी शराब पी है? रॉकी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उस समय शेरा और शाका घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी शेरा के घर से फोन आता है और वो फोन काट देता है। फिर पूछने पर वो बताता है कि मेरी वाइफ का फोन था और वो प्रेग्नेंट है, उसको 7वां महीना लगा हुआ है। फिर शाका कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये पैसे लो और अच्छा खाना लेकर सीधा घर जाओ, तुम्हें तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, अपने लिए टैक्सी बुला लो, बाइक पर मत जाना, तुमने बहुत शराब पी रखी है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टैक्सी भी आ जाती है और शेरा उसमें बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ रॉकी मिस्टर चे के पास जाता है और उनसे दिल की बातें करने लगता है। चे बताते हैं कि जब मैं पैसे लोन पर दिया करता था तो गरीब लोगों को मैं बिना ब्याज पर ही पैसे दिया करता था, लेकिन डैनी उनके पास मेरा नाम लेकर पहुंच जाता था और जबरदस्ती मार धमकाकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। फिर वो रॉकी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया जिम बनवाऊंगा जिसमें तुम अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करोगे और उसके ग्राउंड फ्लोर पर तुम्हारी माँ के लिए एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी बनवाऊंगा। ये बात सुनकर रॉकी इमोशनल हो जाता है और अब उसको समझ में ही नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। इतने में विक्टर को भी उस लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर शेरा और नीली अपनी बाइक लेकर गए थे। फिर वो डैनी को फोन करके उस एड्रेस के बारे में बता देता है। तभी डैनी अपने गुंडों के पास जाता है और कहता है, चलो चलते हैं। फिर वो सब उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्क को टॉर्चर किया गया था। वो एक फैक्ट्री थी जहां पर लकड़ी का सामान बनाया जाता था और ये फैक्ट्री शेरा की थी। तभी नीचे व्हील चेयर के निशान देखकर डैनी समझ जाता है कि चे अपाहिज हो गया है। फिर वो नमक वाले पानी को देखकर समझ जाता है कि पार्क को भी यहीं पर टॉर्चर किया गया होगा और हो सकता है कि उसने हमारे खिलाफ अपनी जुबान भी खोल दी हो, इसलिए हम पहले चे को मारेंगे फिर पार्क को। उस जगह पर शेरा की फैमिली फोटो भी थी और उसकी एक आईडी भी जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। फिर वो सब उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। डैनी कहता है कि उसको जान से मत मारना, मुझे उससे कुछ पूछना है। फिर जंग अपने लड़कों के साथ शेरा के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। उस समय शेरा और उसकी वाइफ सो रहे थे। तभी शेरा की वाइफ दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है, लेकिन शेरा उसको मना कर देता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है और समझ जाता है कि बाहर डैनी के गुंडे आए हैं। फिर वो अपनी वाइफ को दूसरे रूम में ले जाता है और कहता है, तुम पुलिस को फोन करो और कहो कि घर में चोर घुस आए हैं और अगर तुम मेरे चीखने की आवाज सुनो तो भी दरवाजा मत खोलना, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर शेरा उस रूम के दरवाजे को लॉक करके बाहर चला जाता है और मेन दरवाजे के सामने सामान रख देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। तभी उसकी वाइफ पुलिस को भी फोन करके बता देती है कि हमारे घर में गुंडे घुस आए हैं, प्लीज हेल्प कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में है। इतने में वो गुंडे खिड़की का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, लेकिन शेरा जो कि चाकू चलाने में एकदम माहिर था, वो उन सब गुंडों का स्वागत चाकुओं से करता है और उसके पास बहुत सारे चाकू भी थे जिनको वो गुंडों पर फेंक फेंक के मारता है। और जब लास्ट चाकू बच जाता है तो वो उससे उन गुंडों पर टूट पड़ता है, लेकिन एक गुंडा उसके सिर पर बेसबॉल बैट मारता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी डैनी वहां पर आता है और पूछता है कि चे कहां पर रहता है, बता दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर शेरा रोने लगता है क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो ये लोग उसकी वाइफ को मार डालेंगे और बता देगा तो ये लोग चे के साथ साथ रॉकी, टोनी और नीली को भी मार डालेंगे। दूसरी तरफ चे के घर में सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उस समय टोनी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो सो रहा था। फिर खाना खाते समय चे रॉकी की माँ को कहते हैं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ हाथ बटा सकती हो, बच्चों को आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा। रॉकी की माँ मान जाती है। फिर कुछ देर बाद नीली को साथ लेकर रॉकी अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए चला जाता है। अब शाका भी अपने रेस्टोरेंट में वापिस आ जाता है, लेकिन देखता
देखता है कि लॉक पहले से ही खुला पड़ा है। फिर अंदर जाकर वो अपने लिए एक कॉफी बनाता है। उस समय दूसरे रूम में उसका साथी मरा पड़ा था और शाका इस बात से अनजान था। फिर वो अपना शेफ वाला सूट पहन लेता है और जब वापिस आता है तो देखता है कि वहाँ पर डैनी खड़ा है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया। डैनी कहता है शेरा ने, और अगर वो तुम्हारा एड्रेस नहीं देता तो मैं उसको और उसकी बीवी को मार डालता। फिर शाका अपने चाकू उठा लेता है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि डैनी के जूते में भी चाकू लगे थे इसलिए वो शाका को घायल कर देता है, लेकिन जब शाका उस पर वार करता है तो उसको बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। फिर उन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार शाका को ही चोट लगती है। फिर शाका अपनी बड़ी तलवार निकालता है और उससे डैनी की छाती पर वार कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से वो डैनी को मार नहीं पाता और डैनी उसी की तलवार उठाकर उसको मार डालता है। फिर वो सब लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर चे का घर था, लेकिन वो लोग अपनी कार को दूर ही पार्क कर देते हैं और वहां से पैदल जाने लगते हैं। उस समय टोनी सूप पी रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर गुंडों पर पड़ती है। फिर वो भागकर चे के पास जाता है और बताता है कि डैनी और उसके कुत्ते भी यहाँ पर आ गए हैं। चे कहता है जल्दी से बेसमेंट में लेकर चलो, वहाँ पर एक गन रखी हुई है, लेकिन इतने में वो गुंडे घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब लड़ने वाला अकेला टोनी ही बचा था और दूसरी तरफ 30 गुंडे। वो सब के सब चे के पीछे बेसमेंट में जाना चाहते थे, लेकिन टोनी किसी को भी नीचे नहीं जाने देता। इतने में चे नीचे पहुंचकर अपनी सेफ में से गन निकाल लेते हैं और उसमें गोलियां भरने लगते हैं, लेकिन उन सब गुंडों का बॉस जंग आ जाता है जो कि लड़ाई में बहुत ही तेज था। वो टोनी को बहुत मारता है। तभी कुछ गुंडे नीचे चे के पास चले जाते हैं, लेकिन चे उन सब पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो फिर से अपनी गन में गोलियां भरने लगता है। ऊपर जंग और टोनी में घमासान फाइट चल रही थी। दोनों ही टक्कर के पहलवान थे, इसलिए उनकी फाइट लंबी चलती है, लेकिन दोनों में एक फर्क था। जंग लड़ाई की पूरी तैयारी के साथ आया था और टोनी बेचारा अभी सोकर उठा था, लेकिन फिर भी कई आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद जंग को टक्कर दे रहा था। लेकिन जंग अपना चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है और टोनी की कहानी को खत्म कर देता है। उस समय बेसमेंट में मिस्टर चे टोनी को ही आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो बेचारा कैसे आता। इतने में ब्योम एक आदमी को उठाकर सीधा चे के पास पहुंच जाता है ताकि अगर वो गोलियां चलाए तो उस आदमी को ही लगे। फिर वो चे को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद उनको खूब मारता है। इतने में वहां पर डैनी भी आ जाता है और चे को कहता है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही इस मुकाम पर पहुंचा हूं। फिर उसकी नजर चे के सेफ पर पड़ती है जो कि नोटों और डॉलर से खचाखच भरी हुई थी। फिर वो चे को कहता है कि मैं वादा करता हूं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा, और इतना कहकर वो चे की गन से उसके ऊपर ही गोली चला देता है। फिर वो उसका सारा माल लेकर गायब हो जाता है। इतने में रॉकी और नीली भी वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि डैनी जाने से पहले उस घर में आग लगा गया। फिर नीली आगे के रास्ते से और रॉकी पीछे के रास्ते से घर में एंटर करते हैं। तभी रॉकी अंदर जाकर सबसे पहले अपने दोस्त टोनी को बाहर निकालता है और चेक करता है कि ये जिंदा है या मर गया, लेकिन टोनी की सांसें चल रही थी। दूसरी तरफ नीली बेसमेंट में जाती है और चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मारे गए थे। फिर रॉकी वहां पर आता है और नीली को उठाकर बाहर ले जाता है, वरना वो भी इस घर में जलकर मर जाती। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर टोनी का इलाज शुरू किया जाता है क्योंकि उसके पेट में हवा भर गई थी। अब खून बहुत ज्यादा बह जाने के कारण टोनी को और खून की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव खून मौजूद ही नहीं था। फिर रॉकी बताता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है, प्लीज मेरा खून ले लीजिए। और फिर एक यूनिट खून देने के बाद रॉकी जब दूसरा खून यूनिट देने के लिए जिद करता है तो नर्स मना कर देती है, लेकिन रॉकी कहता है कि एक और बोतल खून निकल जाने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्त की जान बच सकती है, प्लीज और खून ले लीजिए। फिर बार बार गिड़गिड़ाने पर नर्स एक और यूनिट खून निकाल लेती है, लेकिन डॉक्टर उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं नीली हॉस्पिटल में बैठकर अपने बाबा को याद करके रो रही थी। इतने में रॉकी भी ब्लड डोनेट करके बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि वहां पर नीली है ही नहीं। फिर वो उसको देखने के लिए बाहर भी जाता है, लेकिन नीली उसको बाहर भी नहीं मिलती। फिर वो नीली के पास फोन करता है, लेकिन नीली उसका फोन नहीं उठाती। फिर रॉकी थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर आती है और बताती है कि टोनी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। ये बात सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अब जिस समय रॉकी को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, नीली ऐसे समय में उसको छोड़कर चली गई। अब इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सुबह रॉकी उठता है
और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी अलार्म बजता है और टोनी भी उठ जाता है। फिर सबसे पहले वो दोनों जॉगिंग के लिए जाते हैं। काफी किलोमीटर की जॉगिंग करने के बाद वो दोनों अपने ठिकाने पर वापिस आ जाते हैं और फिर खूब वेट मारते हैं। अब ये दोनों पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। दरअसल ये दोनों इस समय मिस्टर रो के घर पर थे। मिस्टर रो वही हैं जो मिस्टर चे की कार चलाते थे, लेकिन मिस्टर रो इन दोनों की इतनी मेहनत करने के बावजूद खुश नहीं थे। फिर वो इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, अगर तुम अब की बार डैनी के पीछे गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब तो शेरा और शाका भी नहीं रहे। लेकिन रॉकी कहता है कि आप हम पर विश्वास रखिए, हम डैनी को हराने में कामयाब होंगे। चे सर ने मुझे कहा था कि अगर हम डैनी के दुश्मनों को इकट्ठा कर लें तो उसको जरूर हरा सकते हैं। उसने ना जाने कितने लोगों पर जुल्म किए होंगे और अब भी लगातार करते आ रहा है। लेकिन मिस्टर रो कहते हैं कि तुम्हें अब भी इस चीज की इजाजत नहीं है। फिर मिस्टर रो नहा धोकर मिस्टर चे की कब्र पर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको एक लेटर मिलता है जो कि नीली ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, बाबा आप हमेशा से ही रोम जाना चाहते थे, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से रोम जा रही हूँ। बाबा के दिए हुए पैसों से मैंने वहाँ पर एक रूम भी ले लिया है। उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। फिर मिस्टर रो घर पर आते हैं और उन दोनों को मिस्टर चे के फंड में से बचा हुआ आखिरी पैसा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सियोल में एक कमरा भी बुक करवा दिया है, अब जाओ और अपना ख्याल रखना। फिर रात तक वो दोनों सियोल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मिस्टर रो के बताए हुए फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। बेल बजाने पर अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि कौन हो तुम। टोनी कहता है कि हमें मिस्टर रो ने भेजा है। फिर वो लड़की दरवाजा खोल देती है और बताती है कि मेरा नाम चिंचिंचू है। दरअसल ये मिस्टर रो की पोती थी और इसने मजबूरी में इन दोनों को अपने फ्लैट में रहने दिया, क्योंकि इसको ऐसा करने के लिए मिस्टर रो ने कहा था। फिर वो कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और अगर किसी ने मेरी ड्रॉर पर से टेप हटाई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, क्योंकि इसमें मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। फिर वो उन दोनों को फ्लैट और कार की चाबी देकर फ्लैट से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों मस्त नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और अब आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। फिर सबसे पहले वो दोनों अपनी कार उठाते हैं और सीधा टोनी के पुराने बॉस के पास पहुंच जाते हैं। टोनी उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि डैनी की वजह से तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए डूब गए। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हारे सारे रुपए वापस आ जाएंगे और बिजनेस भी सेफ हो जाएगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसका एक्स बॉस कहता है कि भाड़ में गया पैसा, जिंदा रहा तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। फिर वो दोनों मिस्टर चे के अकाउंटेंट के पास जाते हैं। ये वही अकाउंटेंट था जिसने इन दोनों को फर्स्ट टाइम मिस्टर चे से मिलवाया था। इस समय इसका ऑफिस पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और इसका हाथ भी टूटा हुआ था। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैंने 5% की ब्याज पर किसी से पैसा उधार लिया था, लेकिन उस एग्रीमेंट में छोटे छोटे अक्षरों में कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर मैंने EMI सही समय पर नहीं दी तो EMI डबल हो जाएगी। फिर मैं EMI भरने में लेट हो गया और कुछ गुंडों ने यहाँ पर आकर ये हाल कर दिया। रॉकी बताता है कि ये एग्रीमेंट तो डैनी के स्माइल कैपिटल के जैसा लगता है। फिर जब रॉकी बताता है कि डैनी ने मिस्टर चे, शेरा और शाका को भी मार दिया है, तो इस बात पर अकाउंटेंट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इसको तो अब तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए ये सदमे में आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो दोनों जाते हैं बिल्लू नशेड़ी के पास। पहले तो ये दोनों उसके दोनों साथियों को तोड़ते हैं और फिर उनको बांधकर बिल्लू से सवाल करते हैं कि स्माइल कैपिटल में क्या चल रहा है। लेकिन जब वो जवाब नहीं देता तो टोनी रॉकी को साइड में ले जाता है और कहता है कि अगर ये सही से जवाब ना दे तो इसकी खूब ठुकाई करना। फिर बिल्लू कहता है ठुकाई करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, तुम लोग कैसीनो के बारे में जानना चाहते हो ना। कैसीनो बनने में अभी समय बाकी है, क्योंकि उनका जैकी की कंपनी के साथ थोड़ा पंगा चल रहा है और डैनी ने कैसीनो का डायरेक्टर किम जून को बनाया है। हाँ, कुछ समय पहले किसी ने उसका गला काटकर छोड़ दिया था, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। क्या तुम्हारे साथी ने उसका गला काटा था? बड़े खतरनाक हो भाई तुम लोग। फिर वो बताता है कि डैनी आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करता, अपने आदमियों पर भी नहीं, सिवाय ब्योम के। आज की न्यूज में बस इतना ही। फिर जाने से पहले टोनी उसकी एक फोटो खींच लेता है और कहता है कि अगर मैंने ये किम जून के पास भेज दी तो समझो तुम्हारी लग गई, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। बिल्लू कहता है भाई मैं तो खुद स्माइल कैपिटल से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, सालों ने पूरा खून निचोड़ लिया है मेरा। फिर घर पर जाने के बाद वो दोनों जैकी के बारे में सर्च करने लगते हैं, जिसके पूरे 5 लाख फॉलोवर्स थे। लेकिन तभी वहां पर चिंचिंचू आ जाती है और कहती है कि मुझसे बिना पूछे मेरे कंप्यूटर को हाथ कैसे लगाया, जाओ जाकर इंटरनेट कैफे यूज करो।
दूसरी तरफ जैकी डैनी से मिलने के लिए जाता है। वहां जाते ही डैनी उसको पीटना शुरू कर देता है और खूब मारता है। फिर ब्योम उसको बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है और इस तरह से पकड़ लेता है जैसे वो उसको गिराने वाला है। फिर डैनी कहता है कि जैसे मैंने कहा मुझे वैसा एग्रीमेंट बनवा कर दे, वरना मैं तेरी वीडियो लीक करके तुझे बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। लोग सोचेंगे तूने खुदकुशी कर ली। फिर जैकी उसकी बात मान जाता है। फिर कार में जाने के बाद जैकी खूब रोता है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि डैनी से पीछा छुड़ाना है तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हमें पता है कि डैनी की हार्ड ड्राइव कहां पर रखी है जिसमें तुम्हारी भी वीडियो है। फिर जैकी वो मैसेज अपने पुलिस वाले कजन विक्टर को दिखाता है। फिर विक्टर कहता है बुलाना है तो अभी बुला, वरना शनिवार को तो एग्रीमेंट ही देना है। तेरे बार में बुला, 5 मिनट में सच्चाई बाहर आ जाएगी। फिर कुछ देर बाद रॉकी और टोनी बार में पहुंच जाते हैं और वहां आकर जैकी और विक्टर से मिलते हैं। विक्टर कहता है कि मैं जैकी का बड़ा भाई हूं। फिर वो लोग रॉकी और टोनी को शराब पीने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी कहता है कि मैंने पीनी छोड़ दी क्योंकि डैनी के गुंडों ने चाकू मार के मेरा लीवर फाड़ दिया था। फिर वो लोग रॉकी को पीने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकी भी मना कर देता है। विक्टर कहता है पियोगे नहीं तो हम तुम पर विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि शराबी आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर उनके फोर्स करने पर रॉकी और टोनी दोनों ही पीने लगते हैं, लेकिन लिमिट में। फिर काफी ज्यादा पीने के बाद वो दोनों भाई टल्ली हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी सी आ जाती है। फिर जैकी रॉकी के आगे अपना दुख रोने लगता है और बताता है कि डैनी बात बात पर मुझ पर हाथ उठाता है। फिर वो सब और ज्यादा पी लेते हैं और वहीं पर टल्ली हो जाते हैं। फिर जब जैकी सुबह उठता है तो खुद को अपने फ्लैट में पाता है। उस समय रॉकी और टोनी भी वहीं पर मौजूद थे। फिर पूछने पर रॉकी बताता है कि आप लोग रात को हमें यहाँ पर पीने के लिए लेकर आए थे। फिर जैकी उससे पूछता है कि हमारी रात को क्या बात हुई थी। रॉकी बताता है कि विक्टर सर ने कहा कि वो अपनी पुलिस एकेडमी में से एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और वो डैनी के फोन को हैक करेगा। फिर वो सेफ में रखी हुई हार्ड ड्राइव को जला देगा। फिर जैकी पूछता है कि ये सब हम कब करने वाले थे। रॉकी कहता है कि इसी शनिवार को, जब डैनी आपसे एग्रीमेंट लेने के लिए आएगा। फिर वो दोनों रॉकी और टोनी को रात को अपनी बिल्डिंग में आने के लिए कहते हैं और जब वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं तो विक्टर उन दोनों को अपनी टीम से मिलाता है, जिसमें जो लड़का था वो था डिटेक्टिव यून हैंगू और लड़की थी साइबर क्राइम टीम लीडर टाई यांग। फिर विक्टर बताता है कि ये देश की टॉप मोस्ट साइबर एक्सपर्ट है। अब यही डैनी का फोन हैक करके उसकी सेफ को जलाएगी। फिर वो बताती है कि मैं मीटिंग रूम में छोटा सा जैम्बर लगा दूंगी और जब उसके फोन का नेटवर्क चला जाएगा तो वो लोकल वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरा ही वाईफाई होगा। और एक बार उसका फोन मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो मैं उसका फोन इजीली हैक कर लूंगी। और इसके अलावा एक रास्ता और भी है और वो है ये QR कोड। जब वो इस बिल्डिंग में आएगा तो हम उसके फोन से ये QR कोड स्कैन करवाएंगे, जो कि आजकल आम बात है। और अगर उसने स्कैन कर दिया तो समझो उसका फोन हैक हो गया। फिर विक्टर कहता है कि अगर हम लकी हुए तो उसके साथ साथ उसके सारे साथियों को भी लपेट सकते हैं। लेकिन जैकी अभी भी टेंशन में था, क्योंकि अगर दोनों ही तरीके फेल हो गए तो क्या होगा। फिर विक्टर उसको बाहर लेकर जाता है और कहता है तू चिंता क्यों कर रहा है, हम फेल नहीं होंगे, मैं कुछ भी करके उसकी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। टाइयंग उस रूम में जैम्बर फिट कर देती है, जो कि एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग का समय आ जाता है और डैनी भी उस बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता है। उस समय डिटेक्टिव यून सिक्योरिटी गार्ड बनकर गेट पर ही खड़ा था, जो कि डैनी से पहले वाली लेडी को QR कोड स्कैन करने के लिए कहता है, क्योंकि तभी वो बिल्डिंग में एंटर कर सकती है। अब ये लेडी उनकी खुद की साथी थी। फिर वो लड़की QR कोड स्कैन कर देती है और अंदर चली जाती है। फिर डैनी भी बिना कहे QR कोड स्कैन कर देता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब ऐसा करने पर टाइयंग को उसके फोन का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन फोन चेक करने पर उनको कोई भी डेटा नहीं मिलता और ना ही उसमें उसकी सेफ का कोई ऐप था। यानी कि डैनी उनसे 2 कदम आगे निकला, जिसको पता था कि उसका फोन हैक हो सकता है। फिर वो मीटिंग रूम में जाकर जैकी से मिलता है और बैठकर अपना फोन छेड़ने लगता है। तभी सिक्योरिटी रूम में मौजूद डिटेक्टिव यून बताता है कि इसके पास 2 फोन हैं, क्योंकि QR कोड स्कैन करते समय इसके पास ब्लैक कलर का फोन था। तभी जैकी डैनी के सामने से खड़ा होकर बाहर आ जाता है और सीधा सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। उस समय वो बहुत ज्यादा टेंशन में था और जब उसको पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया तो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। विक्टर को कान में एक आइडिया देता है, जिसको सुनने के बाद विक्टर अपनी टीम को बाहर जाने के लिए कहता है और जैकी को समझाता है कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले
तुम उसको कहना कि अपने फोन में से वीडियो डिलीट कर दे, और अगर वो कहे कि मेरे पास वीडियो नहीं है तो उसको पार्क की चैट हिस्ट्री दिखाने के लिए कहना। लेकिन जैकी कहता है कि उसके सामने तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, मैं कैसे उससे इतनी बात कर पाऊंगा। फिर विक्टर उसको हौसला देते हुए कहता है, भाई तुम हिम्मत तो करो, अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा और अपने परिवार का पूरा जोर लगा दूंगा उसको बर्बाद करने के लिए। फिर रॉकी कहता है, भाई आप चिंता मत करो, हम साले की हड्डी पसलियां तोड़ देंगे और यकीन मानो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर जैकी हिम्मत करके वापस मीटिंग रूम में चला जाता है और दोनों ही लॉयर्स को कहता है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। फिर उनके बाहर जाते ही डैनी कहता है, तुम में अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? है कि मैं एग्रीमेंट पर साइन तभी करूंगा जब तुम वीडियो डिलीट कर दोगे। डैनी कहता है कि वो वीडियो तो घर पर पड़ी है, मैं जैसे ही एग्रीमेंट साइन करवा के घर पर जाऊंगा तो सबसे पहले जाकर वीडियो डिलीट करूंगा। लेकिन जैकी कहता है, तूने मुझे बच्चा समझा है क्या? तुम्हारे आदमी ने मेरे सामने ही वो वीडियो तुम्हारे पास भेजी थी। इस बात पर डैनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता है। फिर डैनी दिमाग से काम लेता है और बैग में से अपना फोन निकाल कर कहता है, मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन जैकी कहता है, ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डैनी कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो। जैकी कहता है कि मैं अब तक अपनी शर्म की वजह से चुप था, लेकिन अब शर्म गई तेल लेने। वीडियो डिलीट करो वरना मैं अपनी आंटी को बोलकर तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेड डलवा दूंगा। मेरी आंटी टैक्स कलेक्टर है। फिर जल्दी ही तुम्हारी बिल्डिंग में छानबीन शुरू हो जाएगी और तुम्हें करोड़ों रुपए का चूना लग जाएगा। फिर डैनी जैकी के गाल पर हाथ मार के कहता है, मुझे धमकी दे रहे हो, ये बात मुझे पसंद आई। फिर जैकी भी उसके गाल पर हाथ मार के कहता है, हाँ बे साले धमकी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर डैनी उसको अपना फोन दे देता है। फोन लेते ही जैकी सबसे पहले उसका वाईफाई ऑन करके टाई यंग के प्राइवेट वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण उसका ये फोन हैक हो जाता है। अब उनको वो ऐप भी मिल जाता है जिससे डैनी अपनी सेफ को कंट्रोल किया करता था। फिर टाई यंग उस ऐप को लॉगिन करके उसकी सेफ में आग लगा देती है, जिसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टाई यंग उसके फोन का सारा डेटा भी निकाल लेती है ताकि विक्टर उसको जेल की हवा खिला सके। फिर विक्टर रॉकी और टोनी को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है और थैंक यू कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे के निशान को ठीक करवाना चाहता हूँ। लेकिन रॉकी कहता है, भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि इस निशान की वजह से ही मुझे कमाल कमाल के लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों वहां से पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अगर डैनी अब की बार पुलिस से बच गया तो वो सारा सोना और पैसा लेकर विदेश भाग जाएगा, इसलिए हमें उसका आखिरी तक पीछा करना होगा ताकि उसको खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ एग्रीमेंट साइन होने के कारण डैनी बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए सामान भी साथ ही लेकर आया था। लेकिन घर में आते ही उसको कुछ जलने की बदबू आती है। फिर वो भागकर अपनी सेफ चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि उसकी सेफ के अंदर पड़ी हार्ड ड्राइव जलकर राख हो गई है, इसलिए वो गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वो साथ वाले ड्रॉअर में से मिस्टर चे का फोन निकालता है और डिपार्टमेंट में ही एक काम करने वाले आदमी को कहता है, मैं तुम्हारे पास एक फोन भेज रहा हूँ, मुझे जल्दी से उसकी सारी डिटेल निकाल कर दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जेंडो नाम का पुलिस वाला जिसको डैनी ने मिस्टर चे का फोन खोलने के लिए दिया था, देर रात ऑफिस में बैठकर उसी काम में लगा हुआ था। तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है और बताता है कि मेरे हाथ एक बड़ा केस लगा है। डैनी नाम का एक लोन माफिया लोगों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है। आज उसके विक्टिम्स की पूरी लिस्ट मेरे हाथ लग गई, अभी उसका डाटा सॉर्ट हो रहा है, फिर हम दोनों बैठकर उसको चेक करेंगे। फिर विक्टर के जाते ही वो सारी बात डैनी को भी बता देता है। डैनी कहता है, मुझे पता करके बताओ कि उसकी इस काम में हेल्प किसने की है, एक आदमी के 10 करोड़ वोन दूंगा। और क्या तुम्हें पार्क के बारे में पता चला? जेंडो कहता है कि उसने पिछले 7 दिनों में अपना क्रेडिट कार्ड कहां यूज किया, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। तभी डैनी की वाइफ पूछती है क्या हुआ। डैनी बताता है कि उस हार्ड ड्राइव के बारे में सिर्फ पार्क को ही पता था, लगता है उसी ने चे और उसके साथियों के सामने अपनी जुबान खोल दी। अब चे के साथी जैक के साथ मिल गए हैं और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक बात नहीं पता
कि मेरे पास उस हार्ड ड्राइव का बैकअप अभी भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल हमें शांत बैठना चाहिए, वरना जैकी अपने रिश्तेदारों को बोलकर मेरी कंपनी में रेड करवा देगा। फिर उसकी वाइफ कहती है कि अगर उनको पता चल जाए कि आपके पास बैकअप अभी भी मौजूद है तो ये तो अच्छी बात है ना, उनको डरा कर रखना जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी के पालतू कुत्ते अलग अलग सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप पर जाकर मिस्टर रो के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी उनको नहीं जानता था। तभी एक छोटा किराने वाला बता देता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, और वो उनको मिस्टर रो का एड्रेस भी दे देता है। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी रॉकी और टोनी के पास आता है और कहता है ये रहा ब्योम का कच्चा चिट्ठा। फिर वो दोनों जब थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगते हैं तो बिल्लू कहता है क्या आपको पता नहीं है कि ऐसा काम करवाने के बदले कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, चलो अब जल्दी से एक बड़ा नोट दो, यानी कि 10 लाख वॉन। लेकिन रॉकी उसकी पॉकेट में 10,000 का नोट डालकर चला जाता है। फिर घर जाने के बाद वो लोग जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो चिन चिन चू फिर से वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि फिर से मेरा कंप्यूटर छेड़ा, कैफे में क्यों नहीं जाते। टोनी कहता है प्लीज इस बार हमें इसको यूज कर लेने दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी रॉकी के फोन पर ब्योम के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसने मिस्टर रो की जख्मी हालत में फोटो भेजी हुई थी। फिर जैसे ही उसका फोन आता है तो चिन चिन चू उस फोन को उठा लेती है। ब्योम कहता है 1 घंटे में पास वाले शॉपिंग मॉल में पहुंच जाना, वरना बूढ़ा जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन चिन चिन चू कहती है तू जिंदा नहीं बचेगा साले। फिर वो अपने रूम में जाती है और वहां से एक आर्चरी लेकर आती है। रॉकी और टोनी कहती हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, लेकिन चिन चिन चू उन दोनों को अपनी कलाकारी का एक नमूना दिखाती है और कहती है कि चिन चिन चू सुनकर फ्लावर समझे क्या, कम ऑन फॉलो मी। लेकिन जाने से पहले रॉकी और टोनी अकाउंटेंट के पास फोन करते हैं और कहते हैं मिस्टर रो की जान खतरे में है। अकाउंटेंट कहता है कुछ भी हो जाए मेरे बिना बिल्कुल भी मत जाना। फिर वो अपने हाथ पर लगा हुआ प्लास्टर उतारता है और वहां पर बैंडेज बांधकर अपने चेहरे पर फौजियों वाला कलर लगा लेता है। तभी कुछ ही देर में रॉकी और टोनी मॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। इतने में अकाउंटेंट भी वहां पर आ जाता है और कहता है कलर पुराना था इसलिए जलन हो रही है, जल्दी चलो वरना चमड़ी उतर जाएगी। फिर जब वो तीनों कार से बाहर आते हैं तो अकाउंटेंट पूछता है ये लड़की कौन है। टोनी बताता है कि ये मिस्टर रो की पोती है, हमारा साथ देने के लिए आई है, ये बहुत ही अच्छी तीरंदाजी करती है। फिर अकाउंटेंट कहता है कि ये निशानेबाज और मैं पार्किंग के रास्ते से होते हुए टॉप फ्लोर पर जाएंगे और तुम दोनों सामने के रास्ते से सीधा हमला बोल देना। फिर जैसे ही रॉकी और टोनी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जंग के आदमी उन दोनों को घेर लेते हैं। उस समय ब्योम भी वहीं पर मौजूद था जो कि इन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। फिर वहां पर घमासान फाइट शुरू हो जाती है। अब इन गुंडों को ये नहीं पता था कि रॉकी और टोनी के मुक्के में पहले से पावर डबल हो गई है क्योंकि लोंडो ने अच्छी जिम मारी है। इतने में चिन चिन चू भी वहां पर आ जाती है और अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाने लगती है। उसका लगाया हुआ हर एक निशाना एकदम सटीक बैठता है। लेकिन तभी जंग इन दोनों को मारने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगता है। फिर अकाउंटेंट कहता है कि इसको तो मैं संभाल लूंगा और फिर वो जल्दी से जंग के पास जाता है और उसकी पिटाई करने लगता है। उस समय ग्राउंड फ्लोर पर रॉकी और ब्योम आमने सामने आ जाते हैं। फिर रॉकी उसको एक ही मुक्के में नानी याद दिला देता है और कहता है क्या हुआ, तेरा जोर बूढ़े आदमियों पर ही चलता है क्या, अब दिखा कहाँ गया तेरा जोर। फिर ब्योम को गुस्सा आ जाता है लेकिन बेचारा रॉकी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उस समय अकाउंटेंट और जंग दोनों में घमासान फाइट चल रही थी और जंग अकाउंटेंट पर भारी पड़ रहा था। अब चिन चिन चू भी जंग पर अपना तीर मारना चाहती थी लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग रहा था। फिर वो भागकर ऊपर जाने लगता है लेकिन अकाउंटेंट उसको पकड़ लेता है। फिर जंग अकाउंटेंट का टूटा हुआ हाथ काबू कर लेता है और उसको फिर से तोड़ देता है। लेकिन इतने में वहां पर टोनी भी आ जाता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है क्योंकि इसी ने टोनी के पेट में चाकू मारा था। फिर जंग दोबारा से अपना चाकू निकाल लेता है। टोनी कहता है मुझे लगता है कि तेरी चाकू के बिना कोई औकात नहीं। ये बात सुनकर जंग अपना चाकू वापस से रख लेता है, शायद उसका जमीर जाग गया था। उस समय रॉकी और ब्योम भी तगड़ी वाली फाइट कर रहे थे और रॉकी उसको खूब मारता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टोनी भी जंग पर इतने घूंसे बरसाता है कि वो भी बेहोश हो जाता है। फिर वो सब जंग को होश में लाते हैं और पूछते हैं बता डैनी कहाँ है, लेकिन वो तो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर अकाउंटेंट चिन चिन चू से एक तीर लेता है और उसको जंग के पैर में दे मारता है और कहता है असली दर्द तो तब होगा
जब मैं इस तीर को बाहर निकालूंगा। लेकिन जंग फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। फिर अकाउंटेंट रॉकी और टोनी को चिंचिंचू की आंखें और कान बंद करने के लिए कहता है और तीर को जंग के प्राइवेट पार्ट के ऊपर लगाकर कहता है, अब तुझे अपने काम और हथियार में से किसी एक चीज को चुनना होगा, वरना इसमें इतने छेद करूंगा कि मूतते टाइम शावर जैसा फील होगा। फिर जंग कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ बता देता हूँ। फिर वो लोग जंग और ब्योम को कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। टोनी कहता है, आप इसको लेकर जाइए और पता लगाइए कि डैनी ने अपना सारा सोना और पैसे कहाँ पर रखे हैं। तब तक हम मिस्टर रो को बचाते हैं। फिर वो सब अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी रास्ते में रॉकी विक्टर के पास फोन करता है और बताता है कि उन लोगों ने मिस्टर रो को किडनैप कर लिया है, अब हम उन्हीं को बचाने के लिए जा रहे हैं। विक्टर कहता है, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जल्दी से मेरे पास एड्रेस भेजो, हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। फिर एड्रेस मिलने पर विक्टर जैंदो को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस एड्रेस पर जल्दी से अपनी टीम भेजो। ये वही केस है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन जैंदो ये बात डैनी को बता देता है। फिर डैनी भी अपने आदमी के पास फोन करके बता देता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँचने वाली है। तभी कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके कुछ देर बाद रॉकी और टोनी भी। फिर विक्टर उनके पास आता है और कहता है कि हमने इस जगह की अच्छे से तलाशी ले ली है, हमें अंदर कोई भी नहीं मिला, यहाँ तो बस सिर्फ फिश फार्म है। फिर वो लोग अपनी कार की डिग्गी खोलते हैं और कहते हैं, सर इससे पूछो, ये जंग है, डैनी का खास आदमी। रॉकी कहता है, सर इसके आदमी लड़ाई के बीच में से ही भाग गए थे, हो सकता है कि उन लोगों ने ही हमारे यहाँ पर आने की खबर कर दी हो। फिर विक्टर कहता है कि इसको हमारे हवाले कर दो और खुद यहाँ से भाग जाओ। एक बात याद रखना, तुम इस लोचे में नहीं थे। दूसरी तरफ अकाउंटेंट ब्योम की खूब पिटाई करता है, लेकिन वो अपनी जुबान नहीं खोलता। फिर अकाउंटेंट सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में वहाँ पर रॉकी और टोनी भी पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि उन लोगों को हमारे आने के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वो लोग मिस्टर रो को कहीं और ले गए। तभी वहाँ पर उनका आदमी आता है और बताता है कि सर ब्योम ने अपनी जीभ काट ली। फिर रॉकी जल्दी से जाकर उसको संभालता है और कहता है कि इसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ। फिर वो लोग ब्योम को बीच सड़क पर फेंक देते हैं और एम्बुलेंस को उसका पता दे देते हैं ताकि उनका खुद का चेहरा किसी के भी सामने न आए। अगले सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे विक्टर एक कॉफी शॉप में अपने लिए कॉफी खरीदने के लिए जाता है, जहां वो अक्सर ही जाया करता था। आज यहाँ पर कोई और ही नया लड़का काम कर रहा था। वो विक्टर को कहता है, आप 5 मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं आपको अभी कॉफी बना कर देता हूँ। अब ये लड़का डैनी के लिए ही काम किया करता था, इसलिए ये कॉफी में जहर मिला देता है। दूसरी तरफ डैनी जैकी के पास उसकी बिना कपड़ों वाली वीडियो भेज देता है, जिसके कारण वो टेंशन में आकर ये बात जैकी को भी बता देता है कि मेरी वीडियो अभी भी उस कमीने के पास है, उसने अभी अभी मेरे पास भेजी है। लेकिन इतने में विक्टर को नशा होने लगता है। फिर वो भागकर उसी कैफे में जाता है, लेकिन वहाँ उसको कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो अंदर का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर उस कैफे की मालकिन हाथ पैर बांधे हुए पड़ी थी। फिर विक्टर अपना फोन निकालकर अपने दोस्त डिटेक्टिव यून को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता और हाथ पैर भी सुन पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर का साथी डिटेक्टिव यून जब नहा रहा था तो एक आदमी उसको चाकू घोंपकर मार डालता है। इतने में विक्टर भी सामने बनी शॉप के अंदर पहुंच जाता है और लेडी से नमक मांगता है। फिर वो बहुत सारा नमक अपने हलक में ठूस कर वॉमिट कर देता है, जिसके कारण उसका सारा जहर बाहर आ जाता है। अब बारी आती है विक्टर की तीसरी साथी की, जो कि साइबर क्राइम टीम की लीडर थी। अब डैनी उसको भी मरवा देता है। फिर डैनी रॉकी के पास फोन करता है और कहता है, क्यों बे लंगूरों, खुद के लिए इतनी मुसीबतें क्यों बढ़ाते हो? कल रात तुम दोनों फिश फार्म में आ जाना और इस बार पुलिस को बताया तो तुम्हारे अकाउंटेंट को पीस कर मछलियों को खिला दूंगा। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, तुम जिसके सिर पर उछल रहे थे, मैंने उस विक्टर और उसके चमचों का भी काम तमाम कर दिया है। अब अगली बारी तुम्हारी माँ की होगी, इसलिए होशियारी तो बिल्कुल भी मत करना। फिर फोन काटने के बाद टोनी कहता है कि अब की बार खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, साले ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, अब हमें किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। तभी पीछे से चिन चिन चू की आवाज आती है कि खबरदार मुझे छोड़कर गए तो। फिर रात को रॉकी, टोनी और चिन चिन चू डैनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। फिर रॉकी वहां से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी रोकता है और चिन चिन चू को कहता है कि तुम यहीं पर उतर जाओ, पहले हम दोनों अंदर जाएंगे, तब तक तुम अपने लिए शूटिंग करने की कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ लो। फिर चिन चिन चू को वहीं पर उतारने के बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं। दरअसल ये इन दोनों की चाल थी ताकि चिन चिन चू वहां पर देर से पहुंचे और उसको चोट लगने के चांसेस उतने ही कम हो जाएं। फिर जब वो दोनों फिश फार्म के अंदर जाते हैं तो वहां पर डैनी के बहुत सारे आदमी हथियार हाथ में लिए उनका इंतजार कर रहे थे। उस समय डैनी भी वहीं पर मौजूद था।
जो नीचे पड़े मिस्टर रो की वीडियो बना रहा था। अब किम जुन भी ठीक हो गया था, इसलिए वो अपनी फटी हुई आवाज में अनाउंसमेंट करता है कि खत्म कर दो इन दोनों को। अब रॉकी और टोनी को जो भी हथियार दिखता है ये दोनों उसी को उठा लेते हैं और गुंडों से लड़ने लगते हैं। काफी देर गुंडों से लड़ने के बाद वहां पर जंग का भाई आ जाता है और टोनी से लड़ने लगता है, लेकिन रॉकी और टोनी इतने ताकतवर हो चुके थे कि किसी भी गुंडे के काबू ही नहीं आ रहे थे। फिर डैनी किम जुन को कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुमसे 2 लोंडे नहीं संभाले जा रहे, अब देखो मैं इनको कैसे काबू करता हूँ। फिर वो अपना चाकू निकालता है और मिस्टर रो के गले पर रखकर आवाज लगाता है, रुक जाओ, अब तुम दोनों में से कोई भी हिला तो मैं इस बूढ़े की गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन तभी ऐन मौके पर वहां चिन चिन चू आ जाती है और रॉकी टोनी को आवाज लगाकर कहती है, नीचे बैठ जाओ। फिर वो सीधा डैनी के हाथ पर निशाना लगाती है, जिसके कारण चाकू उसके हाथ से छूट जाता है और रॉकी और टोनी को फिर से लड़ने का मौका मिल जाता है। अब चिन चिन चू भी अपने बीस्ट मोड में आ जाती है और कई बंदों को ठिकाने लगा देती है। किम जुन भी समझ जाता है कि अब हम दोनों की खैर नहीं, इसलिए वो डैनी को लेकर वहां से खिसक जाता है। रॉकी उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर रॉकी भागकर मिस्टर रो के पास जाता है, जिनको टोनी और चिन चिन चू ने छुड़ा लिया था, और पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस वालों को वहां पर सिर्फ डैनी के गुंडे ही मिलते हैं। फिर वहां की छानबीन करने पर पुलिस वालों को एक मशीन में कुछ सुराग मिलते हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये लोग यहाँ पर इंसानों को मशीन में पीस डालते हैं और फिर मछलियों को खिला देते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले डैनी के घर पर भी पहुंच जाते हैं, वो भी सर्च वारंट के साथ, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके घर में भी कितना काला धन छिपा है। फिर छानबीन के दौरान पुलिस वालों को वहां पर बहुत सारे लोगों के फोन मिलते हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट में छिपे गद्दार जॉन डो को भी करप्शन और घूस लेने के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी और टोनी विक्टर का पता लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कि अब तक जिंदा था। विक्टर बताता है कि मेरी टीम को डैनी के घर पर बहुत सारे फोन मिले हैं, जो कि सब के सब मरे हुए लोगों के थे। अब तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उस समय वहां पर विक्टर का दोस्त डिटेक्टिव यून भी था, जो कि मरा नहीं था। फिर जैकी कहता है कि ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ, जरूर वो विदेश भाग गया होगा और उसके पास अब भी मेरा वीडियो है, और अगर उसने वो वीडियो वायरल कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। भाई कुछ भी करो लेकिन उसको जेल में डालो। विक्टर कहता है एक बार हमें ठीक हो जाने दो, हम उसको पकड़ ही लेंगे। लेकिन रॉकी कहता है कि उसको पकड़ने का काम आप हम पर छोड़ दो, बस आप कुछ भी करके पार्क की लोकेशन ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो जानता ही होगा कि डैनी इस वक्त कहां पर छुपा है। उसने बताया था कि वो डैनी के लिए इसी तरह की चीजें मैनेज करता है। फिर छानबीन करने के बाद विक्टर रॉकी के पास फोन करता है और बताता है कि उसके नाम से हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी फोन नंबर नहीं मिला जिसको हम ट्रेस कर सके। बस एक बैंक अकाउंट नंबर मिला है जिसको काफी लंबे समय से यूज नहीं किया गया। फिर वो दोनों जाकर बिल्लू नशेड़ी से मिलते हैं और पूछते हैं कि पार्क को ढूंढने का कोई रास्ता है क्या। बिल्लू बताता है कि इस समय उसके पास पैसों की कमी होगी, तुम बस उसके अकाउंट में कुछ रुपए डाल दो। रुपए डालते समय सेंडर की जगह पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, फिर वो तुम्हें फोन जरूर करेगा, लेकिन अब की बार सच में बड़ा नोट डालना, यानी कि 1 करोड़ वॉन। पिछली बार तुम मुझे भी 10,000 वॉन देकर खिसक लिए थे। फिर जब रॉकी उसके अकाउंट में पैसे डाल देता है तो उसके मोबाइल पर पार्क का फोन आ जाता है। पार्क पूछता है कि तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डलवाए, तुम वही हो ना जो मिस्टर चे के लिए काम करते थे। रॉकी कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि डैनी देश छोड़कर भागना चाहता है क्योंकि पुलिस उसको हर जगह ढूंढ रही है। अब इस देश में उसके लिए छिपने की कोई भी जगह नहीं बची, प्लीज उसको ढूंढने में हमारी हेल्प करो। पार्क कहता है कि तुम्हारे चे की हेल्प करने के बाद मेरी तो पूरी तरह लग गई, इसलिए अब मुझे हेल्प के बदले पूरे 100 करोड़ वॉन चाहिए और तुम्हारे पास 4 दिन है, वरना उसके बाद डैनी मेरे बताए हुए तरीके से देश छोड़कर भाग जाएगा। फिर वो दोनों अपने पास जितना भी रुपया बचा था उसको चेक करते हैं, जो कि करीब करीब 30 करोड़ वॉन थे। रॉकी कहता है कि अब हमारी हेल्प सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है जैकी। फिर वो दोनों तुरंत जैकी के पास पहुंच जाते हैं। जैकी कहता है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अगर वो भी पैसा लेकर विदेश भाग गया तो हम क्या करेंगे। रॉकी कहता है तो हम दोनों उसको दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ कर लाएंगे, मेरा आपसे वादा है। फिर जैकी उसके अकाउंट में पैसे डाल देता है। दूसरी तरफ किम जुन एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक शिपिंग यार्ड में लेकर जाता है। वहां पर जाते ही उस ट्रक की चेकिंग की जाती है, जो कि अच्छे से नहीं की जाती। फिर उस ट्रक को एक कंटेनर में डालकर शिप के अंदर रख दिया जाता है और वेल्डिंग कर दी जाती है। तभी पार्क भी अपने कॉन्टैक्ट के जरिए ये पता लगा लेता है कि डैनी कब यहाँ से बाहर जाने वाला है। फिर वो जल्दी से रॉकी के पास फोन करके उसको भी बता देता है कि परसों रात 1 बजे नाइकी नाम की एक कार्गो शिप
हो चाई मिन सिटी के लिए रवाना होगी। डैनी ने भी एक ऑफिसर को काफी सारा पैसा खिलाया है। अब वो अपना सारा पैसा और सोना लेकर यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो उन दोनों को कंटेनर नंबर भी बता देता है और कहता है कि तुम्हें भी उसके साथ वियतनाम जाना होगा। शिप में जाने के लिए तुम्हें एक आदमी से सौदा करना होगा। मेरा नाम ले देना, थोड़े कम पैसे लगेंगे। फिर फोन काटने के बाद पार्क उनके पास उस आदमी का फोन नंबर और नाम भेज देता है। तभी नेक्स्ट डे रॉकी और टोनी मिस्टर रो से शिप पर जाने के लिए इजाजत लेते हैं और चिनचिनचू को भी बाय कहकर फिर से मिलने का वादा करते हैं। फिर रात तक वो दोनों उस बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं और पार्क के आदमी को पैसा देकर अपनी कार में से शॉट गन निकाल लेते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को शिप की तरफ ले जाने लगता है। क्योंकि समय कम था इसलिए वो लोग भाग कर जाते हैं। फिर कुछ ही देर में शिप बंदरगाह से रवाना हो जाती है और वो दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि कंटेनर को ढूंढने लग जाते हैं। फिर काफी देर ढूंढने के बाद रॉकी को डैनी दिख जाता है, लेकिन वो तो जोश में आकर उसको आवाज लगा देता है और डैनी वहां से भागकर छिप जाता है। दूसरी तरफ टोनी को किम जुन मिल जाता है, जो कि इस समय फोन पर बात कर रहा था। फिर वो बिना समय गवाए उसको शॉट गन से करंट लगा देता है और बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डैनी रॉकी पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन रॉकी उसके हर वार से बच जाता है और उसको ही धोने लगता है। तभी डैनी मौका देखकर फिर से छिप जाता है। दूसरी तरफ जब टोनी किम जुन के हाथ बांध रहा था तो वहां पर ब्योम आ जाता है और वो टोनी को खूब मारता है। अब एक तरफ तो रॉकी डैनी से लड़ रहा था, जिसने अपने जूते में भी चाकू लगाए हुए थे, और दूसरी तरफ टोनी हाथी जितनी पावर वाले गैंडे से लड़ रहा था। अब ये चारों ही आपस में लड़ लड़ के लहूलुहान हो जाते हैं। फिर आखिरकार टोनी ब्योम को मार मार के बेहोश कर देता है और रॉकी भी डैनी को इतना मारता है कि वो भी बेहोश होने वाला था। फिर रॉकी उसको चेतावनी देता है कि आइंदा अगर तू मुझसे मिला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर वो दोनों उस कंटेनर को ढूंढकर डैनी का माल चेक करते हैं, जो कि सोने से खचाखच भरा हुआ था। फिर वो विक्टर के पास फोन करके कहता है कि हमें सोना मिल गया है। विक्टर कहता है मैं जल्दी से वहां पर पहुंच रहा हूं, तुम उसकी पॉकेट में से वो फोन भी निकाल लो, उसमें मेरे भाई की वीडियो है। फिर कुछ ही देर में विक्टर उन दोनों को वहां से ले जाता है और अपने भाई जैकी को फोन करके बताता है कि इस समय वो फोन मेरे ही पास है, मैंने इंटरपोल से हेल्प मांगी है और वो वियतनाम में पहुंचते ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। अब से तुम्हें कोई भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। फिर वो रॉकी और टोनी के पास जाता है और पूछता है बताओ इस सोने का क्या करना है। टोनी कहता है कि चे सर हमेशा से ही ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते थे जो अपना इलाज खुद नहीं करवा पाते। ये बात सुनकर विक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे पास कुल 8,400 करोड़ रुपए का सोना है, क्यों ना इसमें मेरे डैड की कंपनी में से कुछ और पैसे मिलाए जाएं और फिर हम एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुलवा दें जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज हो। इससे हमारी कंपनी की इमेज भी सुधर जाएगी और सोसाइटी का भी भला हो जाएगा। फिर रॉकी कहता है मैं चाहता हूँ वो हॉस्पिटल चे सर के नाम से खुले। विक्टर कहता है मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा। फिर वो उन दोनों को बोनस के रूप में 2-2 सोने की ईंटें देता है और कहता है कि इस दलदल से दूर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू कर लो। अगर तुम्हारे चे सर होते तो वो भी यही करते। ये बात सुनकर रॉकी इमोशनल हो जाता है और टोनी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों विक्टर का धन्यवाद करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं रॉकी टोनी को साथ लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है और दोनों को ही गले से लगा लेती है। रॉकी कहता है माँ हम आपको लेने के लिए आए हैं, अब से हम तीनों ही इकट्ठा रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इस सीरीज में क्या पसंद आया। भाई लोग मुझे तो रॉकी और टोनी की दोस्ती बहुत पसंद आई, क्योंकि इन दोनों ने शुरू से लेकर एंड तक बहुत कुछ सहा। कई बार तो ये मरते मरते भी बचे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर आपके पास ऐसा ही कोई दोस्त है जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है तो ये सीरीज उसके पास जरूर शेयर करना और अपने दोस्त का नाम भी मेंशन करना और कमेंट में अपने दोस्त का नाम जरूर लिखना। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। सो प्लीज मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम 5 लाख कंप्लीट होने में सिर्फ कुछ ही दूरी पर है और आपका साथ रहा तो हम जल्दी ही 5 लाख कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।